मैं स्कूल की कैंटीन में बैठकर फ्राइज खा रहा था जब जिक और माइलो मेरे पास आए। क्या तुमने रोती हुई औरत के बारे में सुना? जीक ने पूछा। मैं अपने चॉकलेट कुकी की बड़ी बाइट लेता हूँ और खांसते हुए कहता हूँ, चुप करो जीक, हम सब जानते हैं कि कल अप्रैल फूल है, इसलिए तुम और माइलो मेरे साथ जो भी प्रैंक करने के बारे में सोच रहे हो वो काम नहीं आएगा, समझे? जीक बहस करने लगा। उसने बताया कि उसके पड़ोस में एक लड़के ने पुरानी खाली सुरंग की टूटी हुई रेल रोड के पास एक अधेड़ उम्र की औरत को देखा है। जब उसने उसे देखा तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। उसने बताया कि उस औरत की ना आंखें थी और ना होंठ। मैं अभी भी उसकी बात पर यकीन करने से मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे साथ एक बेकार सा मजाक कर रहा है। लेकिन जीक मेरी नकल उतारता रहा और कहता रहा कि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं वहां जा सकूं। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद जब हम अपने घर वापस जा रहे थे तो जीक ने फिर उस डरावनी औरत का जिक्र किया। हमारा आर्ग्यूमेंट चलता रहा और फिर अचानक जीक ने कहा कि जो कोई भी अभी इसी वक्त उस टनल के अंदर जाएगा और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके लाएगा वो उसे कल KFC चिकन नगेट की बकेट खरीद कर देगा। मुझे लगा कि माइलो एक पल में ही इसके लिए हाँ कर देगा, क्योंकि उसे इस दुनिया में अगर कोई भी काम करने की प्रेरणा दे सकता है तो वो है खाना। लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि वो हिचकिचा रहा था। अब इस वक्त तक मैं समझ गया था कि ये दोनों की मिली भगत है। वो बस यही चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, मुझे डर लगे और उन्हें सबके सामने मेरा मजाक बनाने का मौका मिल जाए। इसलिए मैंने उनका चैलेंज स्वीकार किया। मैंने उन्हें कहा कि वो लोग घर चले जाएं और इतने में मैंने जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेरा प्लान बहुत सिंपल था। मैं टनल में जाऊंगा, 10-15 मिनट तक वहां घूमूंगा और खुद को रिकॉर्ड करके वापस आ जाऊंगा। जैसे ही मैं अंदर घुसा मैं पीछे देखता रहा कि कहीं जीक और माइलो मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। और अपनी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ नहीं था। रेल की पटरियां वर्ल्ड वॉर से पहले कोयले की खान में काम कर रहे लोगों के आने जाने का जरिया हुआ करती थी। मैं यहाँ गार्डनिंग के लिए बहुत ही मुश्किल से पाए जाने वाले पौधे लेने अपने डैड के साथ 2-3 बार आया हूँ, लेकिन सच कहूँ तो अब इस जगह पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। जब मैं निर्धारित जगह पर पहुंचा तब तक सूरज ढल चुका था। एक बड़ी खाली सुरंग मेरे सामने थी। मैंने अंधेरे में देखने के लिए अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। टनल बहुत बड़े नहीं थे, सिर्फ 30 फीट, इसलिए टनल का दूसरा अंत दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी वीडियो बनानी शुरू की। पेड़ों और शाखाओं ने टनल को एक ग्रीन हाउस में बदल दिया था। मैंने ऊपर चमगादड़ को लटके हुए देखा। छत से बारिश की बूंदें टपक रही थी। सड़े हुए पत्तों की सीलन भरी और मरे हुए चूहों की बदबू हवा में फैली हुई थी। मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर घूम कर देखा। मैं अपनी कुछ सेल्फीज लेता हूँ। 10 मिनट बीत गए और मुझे बिना आंख वाली कोई भी औरत दिखाई नहीं दी। मैंने जीक को वॉइस मैसेज भेजा कि बेहतर होगा वो कल चिकन नगेट बास्केट खरीदने के लिए तैयार रहे। मैं घर वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार था जब मैंने कोने में हलचल होती हुई सुनी। पहले मुझे लगा कि वो कोई चूहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो एक बिना सर वाला चमगादड़ था। वो अपनी आखिरी सांसों के लिए तड़प रहा था। उसके नीचे खून की एक छोटी सी नदी बनी हुई थी। कितना घटिया है, हाँ? जैसे ही मुझे पीछे से पत्थर के कुचलने की आवाज सुनाई दी, मैं दूर हट गया। वहां एक बेघर आदमी था जिसकी उम्र करीब 40 साल की होगी। उसने मुस्कुराते हुए मेरी बात दोहराई, काफी घटिया है ना? मैं अचानक से उसे सामने देखकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर मैंने इसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। क्या आपने उसे आते हुए नहीं सुना? ठीक है, चमगादड़ की तरह नहीं। इसने भी अपने शिकारी को इसके पीछे आते हुए नहीं सुना होगा। मैं नकली हंसी के साथ मुस्कुराया। तुम बहुत मजाकिया। उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। फिर वो उस आधे मरे हुए चमगादड़ की तरफ बढ़ा और उसे पैर से कुचल दिया। बेहतर होगा अगर उसे दर्द से आजादी दी जाए, उसने आंखें बंद करके कहा। किसी औरत का भूत दिखा हो या नहीं, लेकिन इस वक्त मैं अपनी पैंट गीली करने से बस कुछ ही दूर था। मैंने अक्सर ऐसी डरावनी कहानियां देखी हैं जहां लोग बिगड़े हुए मानसिक संतुलन या फिर सीरियल किलर का सामना करते हैं और 99% केसेस में वो पकड़े जाते हैं। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं भागा तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा। इसलिए मैंने हिम्मत भरे चेहरा सामने रखा और कहा, वेल, काफी देर हो रही है, मॉम मेरा इंतजार कर रही होगी। ओके। मैं पीछे मुड़ा। मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को उतना नॉर्मल रखा जितना मैं रख सकता था और चलने लगा। क्या मैंने पीछे मुड़कर ये देखने की हिम्मत की कि वो मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं? मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ ही सेकंड के बाद वो आदमी मेरे साथ चल रहा था। तो वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ऐसे इस जगह को जान रहा था। इस जगह में ऐसा जानने के लिए है क्या? मैं चलता रहा और मेरे साथ वो भी। अब वो टनल मुझे कभी ना खत्म होने वाला रास्ता जैसा लगने लगा। बस यूं ही घूमने फिरने निकल पड़ा, मैंने धीरे से कहा। मेरा गला डर के मारे सूख गया था और मैं साफ तरीके से बोल भी नहीं पा रहा था। वो मेरे साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा था, मेरे इतने करीब कि एक बार तो हमारे कंधे आपस में टकरा गए। मैंने अपना एक एक कदम बहुत ही सोच समझ कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इतना तो समझ गया था कि यहाँ से सुरक्षित निकलने का एक ही रास्ता है कि मैं नॉर्मल बिहेव करूँ।
मेरे माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन मुझे उसे साफ करने में भी डर लग रहा था। उस आदमी ने मुझे हंसकर कहा, क्या तुम्हें पसीना बहुत आता है या फिर तुम कुछ ज्यादा ही डरे हुए हो? मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका। मैं रुका तो मारा जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं जितना शांत रह सकता था उतना शांत रहते हुए उसे जवाब दिया, नहीं, यहाँ बस गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना। हम टनल के दूसरे अंत तक पहुंच ही गए थे। मैं दूर की स्ट्रीट लाइट की चमक देख सकता था। मेरी उम्मीदें बढ़ रही थी। मैं यहाँ से जिंदा लौट सकता था। और जैसे ही मैंने टनल को पार करने के लिए आखिरी कदम उठाया, उस आदमी ने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। हमारी आंखें मिली। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने पलक नहीं झपकाई, एक बार भी नहीं। फिर वो मेरी तरफ झुका, अपने मुंह को मेरे कान के पास लेकर आया और फुसफुसा कर बोला, तुम उस चमगादड़ की तरह मत बनना बच्चे, फिर मिलेंगे। फिर उसने मेरे हाथ में गिलगिला सा पकड़ाया, जिसके लिए मैं मना नहीं कर सकता था। उसने मुझे जो कुछ भी दिया था, मैंने बस उसे अपने हाथ में पकड़ा और वहां से भागा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं घर नहीं पहुंच गया। मैं अपने घर के आंगन में जाकर टूट गया। मैं सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। मेरे हाथ अभी भी बंधे हुए थे, उसमें कुछ गीला और चिपचिपा था। मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और मेरे मुंह से दर्दनाक चीख निकली। मेरे हाथ में उस चमगादड़ का कटा हुआ सर था। मैं पिछली रात के बर्तन साफ कर रही थी और रेजी को अपना नाश्ता खत्म करते हुए देख रही थी। उसकी आंखें अपने फोन में गड़ी हुई थी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। रेजी और मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और मैं अभी से हम दोनों के बीच प्यार खत्म होता हुआ देख सकती थी। आखिर हमारे साथ ये हुआ क्या? आखिर मेरे प्यारे हस्बैंड को हो क्या गया है जो एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह सकता था? मैं जानती हूं उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि रेजी उन लड़कों जैसा नहीं है। हम दोनों हाई स्कूल से साथ हैं, यहाँ तक कि मेरी बहन कैमिलिया भी हमारे इस रिश्ते की तारीफ करती थी। कई बार मैं फक्र से मुस्कुराती भी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि यह सच है। रेजी बुरा इंसान नहीं है, वो अभी भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, वो अपने सेक्रेटरी जैक को खास कहकर मेरे लिए फूल और दवाइयाँ भेजता है। मुझे बस यह ख्याल बुरा लगता है कि पहले ये सब वो खुद करता था। क्यों ना आज तुम घर जल्दी आ जाओ? मैं अच्छा सा डिनर बनाकर रखूंगी और शायद उससे कई और ज्यादा। वो हंसने लगा। ये कोई रोमांटिक हंसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हंसी थी जिससे मुझे महसूस करवाया जाए कि मैं कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हूँ। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता डायना। मेरी एक के बाद एक 3 मीटिंग है, किसी और दिन प्लान करते हैं, ठीक है? मैं उसे टेबल से उठते हुए देखती हूँ। उसने अपना बैग उठाया और मुस्कुराते हुए मुझे गुड बाय कहकर चला गया। मैंने एक लंबी सांस ली और पीछे झुककर सोचने लगी, शायद मुझे फुल टाइम वाइफ बनने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। कम से कम उससे मैं बिजी तो रहती। बस तभी मेरा फोन बज गया। वो मेरी बहन कैमिला का था। हेलो हेलो, रेजी ने मुझे डिनर के लिए बाहर बुलाया है। क्या? अप्रैल फूल्स डायना, पागल बनाया क्या सच में कैमिला? अब तो बच्चों की तरह हरकतें बंद करो। क्या यार, आखिर आज 1 अप्रैल है। खैर, मैं आज डेट पर जा रही हूँ, तुम मजे करना, बाय बाय। कैमिला ने फोन रखा और मैं अपने रोज के रूटीन में बिजी हो गई। शाम के करीब 5 बजे मैं बाथरूम में शावर ले रही थी जब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शायद मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे रेजी थोड़ा चौंक जाए, कुछ ऐसा जिससे वो थोड़ा घबरा जाए और उसे मुझे ये दिखाना पड़े कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और मेरी कितनी चिंता करता है। तो फिर तय रहा, मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। मतलब सच में नहीं, बस उसे ऐसा दिखाऊंगी कि मैं उसे छोड़कर चली गई और मुझे उसे डिवोर्स चाहिए। तो इसलिए मैंने झूठ से भरा एक लेटर लिखा जिसमें मैंने बताया कि मैं कितनी नाखुश हूँ और मैं 1 हफ्ते के लिए उसे छोड़कर अपनी नानी के घर जा रही हूँ और वहीं से उसे डिवोर्स के पेपर भेज दूंगी। मैंने अपना सूटकेस पैक किया और उसे छत पर छुपा दिया ताकि सब कुछ सच लगे, और फिर मैंने रेजी के आने का इंतजार किया। प्लान सिंपल था। जैसे ही मैं ड्राइववे में हमारी गाड़ी के आने की आवाज सुनूंगी तो मैं भागकर हमारे बेडरूम की अलमारी में जाकर छुप जाऊंगी। वहां से मैं रेजी को परेशान होकर लेटर पढ़ते हुए देखूंगी और जब मुझे लगेगा कि अब मैंने उसे काफी सजा दे दी है, तब मैं चिल्लाकर बाहर निकलूंगी और कहूंगी अप्रैल फूल्स। और फिर शायद वो मुझे इस बच्चों वाली हरकतें करने के लिए चिल्लाएगा, लेकिन आखिर में हम दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे। मैंने बाहर से खाना मंगवा कर कूड़ा पड़ोस के घर के कूड़ेदान में फेंक दिया ताकि रेजी को लगे कि मैं सुबह ही चली गई थी। करीब 11 बजे मैंने गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनी। मैंने खुद से कहा, तैयार हो जाओ डायना, अब बाकी है थोड़ी एक्शन की। रेजी घर के अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया और मुझे आवाज देने लगा। मैं उसे चिल्लाते हुए सुन सकती थी, डायना घर में इतना अंधेरा क्यों है? मैं अलमारी में बैठकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रेजी हमारे बेडरूम में आया, उसकी आंखें मुझे ढूंढ रही थी। डायना तुम कहां हो?
उसने कुछ सेकंड इधर उधर देखा और जैसे ही मुझे लगा कि अब वो अलमारी खोलने आएगा, तभी उसने बेड पर रखे लेटर को नोटिस किया। शुक्र है उसने देखा, वरना मेरा सारा प्लान खराब हो जाता। उसने लेटर उठाया, उसे पढ़ा और मैं उसके चेहरे से रंग उड़ते हुए देखने लगी। माफ करना रेज, लेकिन मेरी जैसी बीवी को हल्के में लेने की सजा यही होती है। मैं धीरे से हंसने लगी। रेजी बेड पर बैठ गया, हालांकि वो थोड़ा परेशान तो लग रहा था और अब इस वक्त तक मुझे उसके लिए बुरा लगना भी शुरू हो गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा था कि अभी तो मजा आना बाकी है। कुछ मिनट के बाद उसने किसी को फोन किया। हाय, मैं बात कर रहा हूँ। डायना मुझे छोड़कर चली गई है। हाँ, हमें बात करनी होगी। अलमारी के अंदर बैठकर मैं बस यही सोचे जा रही थी कि आखिर उसने मुझे फोन ना करके किसी और को फोन क्यों किया। आखिर ये शख्स है कौन? 15 मिनट बाद मैंने हमारे ड्राइववे में किसी और की गाड़ी के आने की आवाज भी सुनी। अचानक कैमेलिया हमारे बेडरूम में अंदर दाखिल हुई। उसने जोश से रेजी के गले में अपनी बाहें डाल दी थी। वो नौजवान बच्चों की तरह एक दूसरे को चूम रहे थे और फिर बिस्तर पर गिर गए। वो बिस्तर जिस पर सिर्फ मेरा और रेजी का हक था। अगले कुछ घंटे मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। मैंने उन्हें एक दूसरे में समाते हुए देखा और ये तक सुना कि वो कितने खुश थे कि बिना किसी